जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और इसमें भी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग का चल रहा है चैप्टर, वो चल रहा है मगध साम्राज्य के बारे में। और दोस्तों, आज हमारा चैप्टर होगा मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन मौर्य वंश से पहले हम कल जो आपको पढ़ाए थे, चलिए सबसे पहले उसके रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए कल के चैप्टर को पहले रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल का चैप्टर था शिशुनाग वंश और नंद वंश। हमने कल आपको शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शिशुनाग वंश में कौन सा प्रश्न बना था। तो दोस्तों, कल शिशुनाग वंश का सबसे पहले प्रश्न बना था, नागदशक के सेनापति का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, नागदशक के सेनापति का नाम शिशुनाग था। नागदशक के सेनापति का नाम शिशुनाग था। फिर अगला प्रश्न बना, नागदशक की हत्या किसने किया था। नागदशक की हत्या किसने किया था। इसका उत्तर बना था, नागदशक की हत्या उसी के सेनापति शिशुनाग के द्वारा कर दिया गया था। नागदशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग के द्वारा कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, नागवंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। नागवंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। फिर अगला प्रश्न आया, शिशुनाग के दो महत्वपूर्ण काम कौन कौन से थे। तो हमने आपको बताया था, शिशुनाग के दो महत्वपूर्ण काम में अवंती को मगध में मिलाया जाना और वैशाली को मगध की राजधानी बनाया जाना था। यानी शिशुनाग ने जो दो महत्वपूर्ण काम किए थे, वो क्या किए थे, अवंती को मगध में मिला लिए थे और दोस्तों वैशाली को मगध की राजधानी बनाए थे। फिर अगला प्रश्न बना था, कालाशोक ने किसको राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के द्वारा किया गया, जो कि वैशाली में किया गया। स्थान वैशाली था और इसके अध्यक्ष सावाकामी थे। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के द्वारा वैशाली में किया गया और इसके अध्यक्ष सावाकामी थे। फिर अगला प्रश्न बना था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हमने आपको बताया था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। फिर अगला प्रश्न बना था, नंदी वर्मन की हत्या किसने किया था। तो दोस्तों, नंदी वर्मन का हत्या महापद्मानंद के द्वारा कर दिया गया था। फिर अगला हमने बताया था नंद वंश के बारे में। और नंद वंश का सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और जो कि शूद्र जाति से आते थे। फिर अगला प्रश्न बना, महापद्मानंद ने क्षत्रिय राजाओं को जीतकर किस चीज़ की उपाधि धारण की। तो हमने आपको बताया, महापद्मानंद ने क्षत्रिय राजाओं को जीतकर सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया था। फिर अगले हमने आपको बताया था, किस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, कलिंग जीतने के बाद महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि धारण किया। तो दोस्तों, कलिंग जीतने के बाद महापद्मानंद ने एक राड की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना था, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। हमने आपको बताया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। कौन था, घनानंद था। फिर अगला प्रश्न बना, महापद्मानंद के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों, महापद्मानंद के 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद भी उन्हीं का पुत्र था। फिर अगला प्रश्न बना था, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था
और यह बहुत ही क्रूर एवं निरंकुश शासक था। फिर अगला प्रश्न बना था, कलिंग में नहर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, कलिंग में नहर का निर्माण घनानंद के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न बना, घनानंद किसके समकालीन थे? तो दोस्तों घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। फिर अगला प्रश्न बना था, सिकंदर का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो दोस्तों सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में हुआ था, यानी कि घनानंद का शासक चल रहा था मगध पर और उसी समय सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर अगला और लास्ट प्रश्न बना था, घनानंद की मृत्यु कैसे हुई? तो हमने आपको बताया था, घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से घनानंद को मरवा दिया था। यानी चाणक्य के द्वारा सहायता किया जा रहा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार से घनानंद को मरवा दिए थे। तो प्रश्न आएगा, घनानंद की मृत्यु कैसे हुई? आप उत्तर देंगे, घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से घनानंद को मरवा दिया था। तो दोस्तों कल का चैप्टर इस प्रकार हम लोग रिवीजन कर लिए और अब चलिए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पहले यानी मौर्य वंश के पहले भारत पर विदेशियों का आक्रमण हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग मौर्य वंश से पहले विदेशियों का आक्रमण पढ़ेंगे कि कौन कौन विदेशी अपने भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे शासन किया या किस तरह से अपना शासन को चलाया। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएंगे सिकंदर, लेकिन इसके बारे में समझा जाए पहले एक कहानी के रूप में, फिर आगे चल कर के जब हम आपको बताएंगे तो जब कहानी के रूप में आप लोग समझ लिए होंगे तो आगे चल कर के इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी और आप लोगों को दोस्तों प्रश्न के उत्तर समझने में आसानी हो जाएगी और उत्तर याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पहले कौन से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला आक्रमणकारी ईरानी थे, यानी ईरान के द्वारा सबसे पहले विदेशी आक्रमण भारत पर किया गया और ईरान का पुराना नाम था फारस, यानी ईरान को फारस के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ईरान का पुराना नाम था फारस और सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन कर रहा है? तो दोस्तों ईरानी के द्वारा किया जा रहा और उसमें हखमनी वंश का शासक डेरियस प्रथम के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, यानी ईरान से आक्रमण किया जा रहा है और आक्रमण कौन कर रहा है? हखमनी वंश, यानी एक हखमनी वंश था, उसका शासक डेरियस प्रथम हुआ करता था और डेरियस प्रथम के द्वारा हमारे यहाँ भारत पर प्रथम आक्रमण किया जा रहा है। और दोस्तों आपको एक बात और बताऊं कि हखमनी वंश का शासक तो पहली बार आक्रमण कर रहा है, लेकिन लास्ट में चल करके हखमनी वंश पर सिकंदर ने अपना सत्ता जमा लिया, यानी कि सिकंदर क्या कर लिया? ईरान पर आक्रमण करके अपना सत्ता जमा लिया और उसको अपने अधीन कर लिया। और क्या किया? वहाँ के राजा शहदारा की बेटी रुखसाना थी। सिकंदर क्या करता है, जब ईरान पर आक्रमण करके ईरान को अपने कब्जे में ले लिया, उस समय वहाँ के राजा शाहदारा की बेटी रुखसाना थी और सिकंदर रुखसाना से शादी कर लेता है। इस प्रकार पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा भारत पर किया जा रहा है और वो आक्रमण कौन कर रहा है? हखमनी वंश का शासक डेरियस प्रथम कर रहा है और लास्ट में सिकंदर के द्वारा ईरान पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया जाता है और वहाँ के राजा शाहदारा की बेटी रुखसाना से सिकंदर शादी कर लेता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो आक्रमण होता है वो होता है ग्रीक यूनानियों के द्वारा, और ग्रीक यूनानी में सबसे पहले आक्रमण सिकंदर के द्वारा ही किया जा रहा है। कहाँ पे? भारत पर आक्रमण किया जा रहा है। ईरानियों के बाद यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, जिसमें सिकंदर का नाम पहले आता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक आक्रमण करते हैं, उसमें शक शासक आ जाएंगे, पल्लव शासक आएंगे, कुषाण आएंगे
उसके बाद दोस्तों मुस्लिम शासक आएंगे, जिसमें 712 एडी में सबसे पहले अरबी मुस्लिम आक्रमण होगा जो कि भारत पर होगा दोस्तों, और वो 712 में वो सफल आक्रमण होता है। उसके बाद दोस्तों गजनबी आएगा, फिर गौरी आएगा, पुर्तगाली आएंगे, अंग्रेज आएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग आकर के भारत पर आक्रमण करते हैं और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। और दोस्तों फिर अंग्रेज आते हैं, फिर कैसे युद्ध होता है, कैसे हमारा देश आज़ाद होता है, पूरी कहानी बनती है। और दोस्तों हमने आपको बताया कि दूसरा आक्रमणकारी यूनानी थे और आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया जा रहा है। और यूनान को एक बात और बता दूं, मकदूनिया भी कहा जाता था। यूनान को मकदूनिया नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर इस तरह से आक्रमण कर रहा। और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, इनके जीवनी के बारे में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था, गुरु का नाम अरस्तु था, पत्नी का नाम रुक्साना या उसको रेक्सोना भी कहते थे, रेक्सोना था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिन्हें अफलातून भी कहा जाता था, और प्लेटो के गुरु सुकरात हुआ करते थे। और दोस्तों इनका जन्म सिकंदर का 356 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मैसेडोनिया वाले इलाके में हुआ था। इस प्रकार सिकंदर के पिता फिलिप, उनकी माता ओलंपिया, उनकी पत्नी रुक्साना या रेक्सोना भी कहते थे उनको, और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। और सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया नामक इलाके में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊं एक चित्र के माध्यम से, जैसे मैं एक ये भारत का चित्र बना रहा हूं। सिकंदर क्या किया? सिकंदर जब ईरान से इधर अपने तरफ बढ़ रहा था भारत की तरफ, तो दोस्तों सबसे पहले पड़ा यहाँ पे गांधार। यहाँ पर क्या पड़ा? गांधार। और गांधार का उस समय राजा हुआ करते थे आम्भिक। सिकंदर जब ईरान को जीत करके आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर गांधार आया और यहाँ के राजा थे आम्भिक। और आम्भिक क्या किए? जब सिकंदर ने गांधार पर आक्रमण किया तो राजा आम्भिक सिकंदर से लड़े नहीं और क्या किए? आत्मसमर्पण कर दिए और अपना पूरा राजपाट सिकंदर के अधीन कर दिए। इस प्रकार आम्भिक राजा जो थे गांधार के, सिकंदर से लड़ाई नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और अपने राज को सिकंदर को समर्पित कर देते हैं। फिर सिकंदर जब आगे बढ़ता है, थोड़ा सा इधर आएंगे और आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर पंजाब मिला उसको, पंजाब जगह मिला। और यहाँ पर राजा पोरस हुआ करते थे, पंजाब के राजा पोरस हुआ करते थे दोस्तों। और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस में युद्ध होता है झेलम नदी के तट पे, यानी झेलम नदी के पास युद्ध होता है। और इसमें पोरस बहुत वीरता के साथ सिकंदर से लड़ाई करता है। क्या करता है पोरस? बहुत वीरता के साथ सिकंदर से लड़ाई करता है, लेकिन लास्ट में पोरस हार जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है सिकंदर के द्वारा। और उसके बाद सिकंदर पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों राजा पोरस बोला कि मैं बहुत वीरता के साथ लड़ाई किया हूँ और मुझे जिस तरह से राजा के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह से मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिकंदर की जो पत्नी थी बहुत प्रभावित हुई इसके बाद से, और सिकंदर की पत्नी ने क्या किया? राजा पोरस को अपना भाई मान करके राजा पोरस के हाथ में यानी कि कलाई में राखी बांधी और कही कि हम लोग एक साथ मिल करके और भी काम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार दोस्तों गांधार का राजा आम्भिक अपने आप को समर्पित कर देता है सिकंदर को और अपना राजपाट दे देता है। तो गांधार पर सिकंदर का कब्जा हो जाता है। फिर सिकंदर आगे बढ़े तो पंजाब पर जब आक्रमण करते हैं तो राजा पोरस वहाँ के राजा थे, बहुत ही वीरता के साथ उन्होंने लड़ाई किया, लेकिन पोरस हार जाते हैं और इस तरह से वो भी पंजाब सिकंदर के अधीन आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ? यहीं पे आगे नदी जो थी, आपको बताऊं कि जो झेलम नदी थी, ये झेलम नदी थी, यहाँ पर तो लड़ाई हुई थी राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, लेकिन उसके आगे ब्यास नदी थी। अब क्या हुआ? सिकंदर ने अपने सेना को बोला कि आगे बढ़ो और भारत में प्रवेश कर जाओ। तो सिकंदर की सेना बहुत हार गई थी, बहुत थक गई थी, चूँकि
सिकंदर की सेना 6-7 साल से लगातार लड़ाई कर रही थी, इसलिए सिकंदर की सेना क्या की, आगे बढ़ने से मना कर दी। और एक कारण और था कि जो यहाँ पर ब्यास नदी बह रही थी, इस ब्यास नदी में बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ था। दो कारण हो गए, क्योंकि इतना बड़ा बाढ़ आया हुआ था, इतना बड़ा कि ब्यास नदी को पार करना बहुत मुश्किल था और सिकंदर की सेना बहुत ही थक गई थी, इसलिए ब्यास नदी को पार नहीं की और सिकंदर की सेना यहीं से वापस लौट गई। और दोस्तों, सिकंदर की सेना में जो थल सेनाध्यक्ष थे उनका नाम था सेलूकस निकेटर, और जो जल सेना या नौसेना कह सकते अध्यक्ष थे उनका नाम था निरयाकस। जल सेना अध्यक्ष का नाम निरयाकस था और थल सेना अध्यक्ष का नाम सेलूकस निकेटर था। या ऐसे कह सकते हैं थल सेना के जो हेड थे वो सेलूकस निकेटर थे और जल सेना के अध्यक्ष निरयाकस थे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जल सेना के जो अध्यक्ष निरयाकस थे वो तो वापस चले गए थे, लेकिन थल सेना अध्यक्ष वापस नहीं गए, वहीं पर रुक गए थे और बाद में सेलूकस निकेटर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। उसके बारे में दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चलिए आज का जो चैप्टर है सिकंदर, तो सिकंदर के बारे में सबसे पढ़ते हैं। उसके बाद सेलूकस निकेटर कब आक्रमण करता है उसको अगले चैप्टर में आगे जब पढ़ाएंगे तो दोस्तों उसको पढ़ा जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं महान शासक सिकंदर के बारे में। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में जो हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले प्रश्न आ रहा है कि मौर्य वंश से पहले भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश पढ़ना है, लेकिन मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग विदेशी आक्रमण जो हो रहे हैं भारत पर उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यही प्रश्न बन रहा है कि मौर्य वंश से पहले भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है मौर्य वंश से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के द्वारा किया जा रहा है और ईरान का पुराना नाम फारस था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 आक्रमण हो रहा है भारत पर, पहला ईरानियों के द्वारा और दूसरा यूनानियों के द्वारा। पहला ईरानियों के द्वारा दोस्तों और दूसरा यूनानियों के द्वारा। तो भारत पर मौर्य साम्राज्य से पहले 2 आक्रमण हो रहा है, पहला ईरानियों के द्वारा और दूसरा दोस्तों यूनानियों के द्वारा आक्रमण हो रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, हखमी वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। साइरस द्वितीय ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। फिर अगला प्रश्न बना, पहला सफल विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इसी को माना जाता है कि सबसे पहले प्रथम आक्रमण किसने किया। तो दोस्तों हम लोग उसका उत्तर देंगे, पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, पहला सफल विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे, पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया, डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को हराकर कब अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को 516 बीसी में यानी 516 ईसा पूर्व में हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो प्रश्न बना, पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया था। उत्तर देंगे, पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न आ रहा है, डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को हराकर कब अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसका उत्तर देंगे, डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को 516 ईसा पूर्व में हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न बना, हखमनी वंश का अंत किसने किया। तो दोस्तों हखमनी वंश का अंत सिकंदर ने कर दिया और हखमनी वंश के शासक शाहदारा की बेटी रुखसाना से सिकंदर ने
शादी कर लिया था। दोस्तों मैंने आपको कहानी के रूप में बताया था कि अंत में सिकंदर क्या करता है, हखमनी वंश का अंत कर देता है और हखमनी वंश पे अपना सत्ता जमा लेता है। और हखमनी वंश के शासक दारा की बेटी से सिकंदर क्या करता है, शादी करता है, जिसका नाम रुखसाना था, जिसको रेक्सोना भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, हखमनी वंश का अंत किसने किया? आप उत्तर देंगे हखमनी वंश का अंत सिकंदर ने किया और हखमनी वंश के शासक शाहदारा की बेटी रुखसाना से शादी कर लिया। फिर अगला प्रश्न आया, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों उत्तर देंगे भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था और ये यूनान का रहने वाला था। मैंने बताया सबसे पहले ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था और ईरान का जो सबसे पहले आक्रमणकारी था वो डेरियस प्रथम था जो हखमनी वंश का था। लेकिन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था जो यूनान का रहने वाला था, यानी कि यूनानी था। अगला प्रश्न बन रहा है, दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था? तो दोस्तों दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का था, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया दूसरा विदेशी आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया जा रहा है और सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों यूनान का था। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का था और कौन कर रहा है? सिकंदर कर रहा है। और दोस्तों यूनान को मकदूनिया भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था? तो आप उत्तर देंगे दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का था, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, यानी यूनान को मकदूनिया भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों सिकंदर विदेशी आक्रमणकारी था। कहाँ का? तो विदेशी आक्रमणकारी। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों सिकंदर विदेश का रहने वाला था, यानी विदेशी आक्रमणकारी था। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कहाँ का था? तो दोस्तों उत्तर देंगे भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। यानी भारत पर विदेशी आक्रमण जो किया गया पहला, वो कहाँ के द्वारा किया गया था, यानी कहाँ के लोग थे? तो ईरान के लोग थे जो कि पहला आक्रमण कर रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कहाँ का था? तो आप उत्तर देंगे भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था? आप उत्तर देंगे भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानियों का था। फिर इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया, पहले यूनानियों के द्वारा किया गया, फिर इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, फिर हुड़ का आक्रमण हुआ, फिर दोस्तों 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। जो सफल आक्रमण था वो भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। कब? 712 में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो कि ये लोग विदेशी आक्रमणकारी थे। तो दोस्तों भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था? उत्तर देंगे भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानियों का था। उसके बाद इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ, फिर हुड़ का आक्रमण हो रहा, फिर 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि सफल आक्रमण था। उसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है और यह अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया नामक इलाके में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया नामक इलाके में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न आएगा, आप उत्तर देंगे सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया नामक इलाके में हुआ था। फिर अगला प्रश्न आएगा, सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ध्यान देंगे, मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लेंगे। सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं आता है कि अलेक्जेंडर तृतीय कौन था, आप लिखेंगे कि सिकंदर का नाम ही अलेक्जेंडर तृतीय था। यानी सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न आया, सिकंदर के पिता का क्या नाम था?
तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिर आगे प्रश्न आया, सिकंदर के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर देकर मार डाला था। ये भी ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर देकर के मार डाला था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के पत्नी का नाम रुखसाना था, जिसे रेक्सोना भी कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या था? अरस्तु था। और फिर अगला प्रश्न आया, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम वूसे फेल्स था। तो दोस्तों यहाँ से फिर मैं आपको रिविजन कराना चाहूँगा इसके परिचय के बारे में कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिर अगला प्रश्न आया, सिकंदर के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर देकर मार डाला था। सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो सिकंदर के पत्नी का रुखसाना नाम था, जिसे रुखसोना भी कहा जाता था। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर देंगे, सिकंदर के गुरु का नाम अरसू था। फिर अगला प्रश्न बना था, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम बूसे फेल्स था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। और फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय किसका शासन चल रहा था, यानी भारत पे? तो दोस्तों जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय घनानंद का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? घनानंद का। सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में कर रहा है और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है उस समय भारत में घनानंद का शासन था। तो दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? प्रश्न आएगा, आप उत्तर देंगे, सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर अगला प्रश्न आएगा, जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय किसका शासन चल रहा था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय भारत में घनानंद का शासन चल रहा था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न बना, सिकंदर के कितने सेनापति थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिकंदर के 2 सेनापति थे, जो अभी मैंने आपको कहानी के रूप में बताया था। वो प्रश्न आ गया कि दोस्तों सिकंदर के 2 सेनापति थे। पहला था सेलुकस निकेटर और दूसरे थे निरयाकस। पहला था सेलुकस निकेटर, दूसरा था निरयाकस। दोस्तों याद कर लिया करिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। पहला था सेलुकस निकेटर, दूसरा था निरयाकस। पहला था सेल्यूकस निकेटर, दूसरा था निरयाकस। सिकंदर के कितने सेनापति थे? प्रश्न आएगा, आप उत्तर देंगे, सिकंदर के 2 सेनापति थे, पहला सेल्यूकस निकेटर और दूसरा निरयाकस। फिर अगला प्रश्न आया, सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस का क्या देखते थे? तो दोस्तों ये तो बनता ही है प्रश्न कि अगर सेल्यूकस निकेटर सेनापति हैं और निरयाकस सेनापति हैं तो दोनों लोग का विभाग बटा होगा। तो यही पूछ रहा है कि सेल्यूकस निकेटर कौन सा विभाग देखते थे और निरयाकस कौन सा देखते थे। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस क्या देखते थे, ये प्रश्न बन रहा है। तो आप उत्तर देंगे, सेल्यूकस निकेटर आर्मी को देखते थे, यानी कि स्थल सेना को देखते थे। फिर अगला प्रश्न आया, हाई स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों हाई स्पीड या वितस्ता का युद्ध पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था और झेलम नदी पर हुआ था। मैंने पहले ही बताया था चित्र के माध्यम से कि जब सिकंदर उधर से जीतते हुए आया तो पंजाब पहुंचा था। उसके जब पंजाब पहुंचा तो पोरस से युद्ध हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच में कहाँ पर युद्ध हुआ था दोस्तों? तो झेलम नदी पर हुआ था। इसी युद्ध को हाई स्पीड या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आता है हाई डे स्पीड या वितस्ता का युद्ध क्या होता है, यानी क्या है, तो आप उत्तर देंगे, पंजाब में जब शासक पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था जो झेलम नदी पर, जो ये युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को
हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आप उत्तर देंगे कि हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था और युद्ध झेलम नदी पर हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में पोरस हार जाते हैं और सिकंदर जीत जाते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इसका उत्तर है सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर नाम लेने पर आप समझेंगे कि ये सिकंदर के बारे में बात की जा रही है। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर पिता की मृत्यु के लगभग कितने समय में गद्दी पर बैठे थे, यानी सिकंदर के जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो कितने समय में वो गद्दी पर बैठे थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे कि पिता की मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष के आयु में सिकंदर गद्दी पर बैठा था। यानी कि पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिकंदर का आयु 20 वर्ष का था, उस समय गद्दी पर बैठा। तो यही प्रश्न आ रहा है कि सिकंदर पिता की मृत्यु के बाद कितने समय पर गद्दी पर बैठा, कितने समय पर गद्दी पर बैठा, तो दोस्तों उत्तर देंगे पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष के आयु में सिकंदर गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न बना, सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने क्या किया। देखिए आम्भिक के बारे में बता दिया था और वही प्रश्न आ रहा है कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने क्या किया था, तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला का राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी राजा आम्भिक लड़ नहीं रहे हैं और देखिए सिकंदर की सेना बहुत बड़ी सेना, बहुत महान सेना है, अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं दोस्तों और अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न यही बना कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने क्या किया, तो दोस्तों उत्तर देंगे कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला का राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, लड़ाई नहीं किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर अगला प्रश्न बना, आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर ने किसके ऊपर आक्रमण किया, तो दोस्तों आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया और राजा पोरस को हरा दिया। सिकंदर ने राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए उसका राज लौटा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया था पहले ही कहानी के रूप में कि जब आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया उसके बाद सिकंदर क्या किया, पोरस राजा पोरस को वहाँ आक्रमण करता है, उनके राज्य पर आक्रमण करता है और राजा पोरस सिकंदर के साथ बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई किए, लेकिन पोरस हार गए। लेकिन उसके बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने कुछ नहीं कहा पोरस को। इस प्रकार अगर प्रश्न आता है कि आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर किसके ऊपर आक्रमण किया, तो आप उत्तर देंगे आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया और राजा पोरस हार गए। सिकंदर ने राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए उनका राज लौटा दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन आइए इनका एक बार रिवीजन करते हैं आज के चैप्टर को कि हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद दोस्तों क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को रिवीजन करते हैं और आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न आया था मौर्य वंश से पहले भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों मौर्य वंश से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के द्वारा किया गया था और जो कि ईरान का पुराना नाम फारस था। फिर अगला प्रश्न बना था हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे और साइरस द्वितीय ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। फिर अगला प्रश्न बना था पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया। तो दोस्तों पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर प्रश्न बना डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को हराकर कब अपने साम्राज्य में मिलाया।
तो दोस्तों डेरियस प्रथम ने गांधार और कम्बोज को 516 बीसी में हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर अगला प्रश्न बना भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था, और दोस्तों यूनानी था। अगला प्रश्न, दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था। तो दोस्तों दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का था, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है। दोस्तों यूनान को मकदूनिया भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न बना सिकंदर कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर विदेशी आक्रमणकारी था, यानी विदेश का रहने वाला था। फिर अगला प्रश्न बना भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कहाँ का था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, और भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था। तो दोस्तों भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानियों के द्वारा किया गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर इंडो ग्रीक के द्वारा आक्रमण किया गया, फिर हुड़ के द्वारा आक्रमण किया गया, और फिर 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि सफल आक्रमणकारी थे ये लोग, और ये अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का आक्रमणकारी था? ये अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था। फिर अगला प्रश्न, सिकंदर का जन्म कहाँ और किस जगह हुआ। तो दोस्तों सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया वाले इलाके में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया वाले इलाकों में हुआ था। और दोस्तों सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर देंगे सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न आया सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और सिकंदर के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था, और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर दे करके मार डाला था। यानी ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर दे करके मार डाला था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों सिकंदर के पत्नी का नाम रुखसाना था, और जिसे रुखसोना के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम वुसेफेल्स था। क्या नाम था? वुसेफेल्स था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर अगला प्रश्न बना जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय किसका शासन चल रहा था। तो दोस्तों जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय भारत पर घनानंद का शासन चल रहा था। और हमने आपको बताया था घनानंद एक बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था, और ये किसी की बात जल्दी मानता नहीं था। तो दोस्तों जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय भारत में घनानंद का शासन चल रहा था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर के कितने सेनापति थे। दोस्तों हमने आपको बताया सिकंदर के 2 सेनापति थे। पहला सेल्यूकस निकेटर, दूसरा निरयाकस। फिर अगला प्रश्न बना कि सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस क्या देखते थे। यानी कि सेनापति तो थे, इन्हें कौन सा विभाग देखते थे। तो दोस्तों उत्तर देंगे सेल्यूकस निकेटर आर्मी को देखता था, और निरयाकस सेल्यूकस निकेटर आर्मी को देखता था और निरयाकस नेवी को देखता था। फिर अगला प्रश्न बना हाई डे स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों हाई डे स्पीड या वितस्ता का युद्ध पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, और झेलम नदी पर हुआ था। दोस्तों इसमें एक प्रश्न और आएगा कि हाई डे स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसे कहा जाता है। तो आप उत्तर देंगे पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच जो
युद्ध हुआ था झेलम नदी पर। इसी युद्ध को हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आया, सिकंदर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर पिता की मृत्यु के लगभग कितने समय के में गद्दी पर बैठे? तो दोस्तों उत्तर देंगे पिता के मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष के आयु में सिकंदर गद्दी पर बैठे थे। फिर अगला प्रश्न आया, सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने क्या किया? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय के जो तक्षशिला के राजा थे आम्भिक, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी इन्होंने लड़ाई नहीं किया और अपने आप को सरेंडर कर गए और अधीनता स्वीकार कर लिया। किसका? सिकंदर का। फिर अगला प्रश्न बना, आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर किसके ऊपर आक्रमण किया? तो दोस्तों हमने आपको बताया था आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया और राजा पोरस को हरा दिया। सिकंदर ने राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए फिर उनका राज वापस कर दिया था, कोई सज़ा नहीं दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, पढ़ना ही तो है, पढ़ना है, याद करना है और दोस्तों सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों परिश्रम तो करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ बिना परिश्रम का कुछ नहीं होगा। बहुत फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ परिश्रम करना है और तरीके से एक थोड़ा सा नियम कानून बना करके ढंग से पढ़िए और आगे बढ़िए और दोस्तों कंपटीशन में भाग लीजिए और कंपटीशन को सफल बनाइए, यानी सफलता प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं आज के क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।